हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग। मैं सीए ऋषभ डाकलिया पेनॉर्मिक एजुकेशन की तरफ से आज लेके आया हूं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीए फाइनल पेपर नंबर 2 के ऊपर एक क्रिस्प डिस्कशन अबाउट हाउ टू अप्रोच द रिवीजन ऑफ एएफएम। अब एफआर और एएफएम दो ऐसे सब्जेक्ट है जो जनरली आपके सीए फाइनल के आर्टिकलशिप के इनिशियल ईयर्स में 1.5 ईयर्स में कवर हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के। एंड सब्जेक्ट्स लाइक डीटी आईडीटी जिसमें रिलेटिवली अमेंडमेंट ज्यादा होता है वो सेकेंड हाफ में होते हैं। इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 का रिवीजन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना चाहिए हमें। और हम आज चर्चा करेंगे कि जब आप सेकेंड और थर्ड रिवीजन मतलब एग्जाम से लगभग 3 महीने पहले और एग्जाम से लगभग 1.5 महीने पहले हमें कितना समय देना चाहिए और क्या सेगमेंटेशन होनी चाहिए सो दैट एग्जाम के जो 2 दिन है उसमें आप उसको अच्छे से कवर करें। देखिए, अगर मैं एएफएम की बात करूं, मैं हमेशा ये चीज क्लास में भी बहुत बार बोलता हूं, एएफएम इज अबाउट लॉजिक्स बट इट इज ऑल्सो अबाउट कवरिंग ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम एवरी चैप्टर। अगर आप कोई चैप्टर कवर कर रहे हैं और उसमें आपने 1-2 टॉपिक स्किप कर दिए हैं तो वो बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि एएफएम में कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं ही जो एप्लीकेशन बेस्ड है, जिसमें प्रोसीजर पता होना चाहिए तो ही हम उसे अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आज के रिवीजन सेशन, ये जो प्लानिंग सेशन है, उसको हम लोग 3 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, हम लोग एक क्विक चर्चा करेंगे अबाउट चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड, हमारा सेगमेंटेशन कैसे होना चाहिए रिवीजन का वो। एंड थर्ड, हम एक बार थोड़ा सा चर्चा करेंगे अबाउट वेरियस टॉपिक्स फ्रॉम एवरी चैप्टर जो आपका कवरेज में बनना चाहिए। एंड देन वी कैन हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करना है, रिवर्स वर्किंग कैसे वर्क करना है एंड वो सब बातें। सो ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। बट जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पिछले 6 एग्जामिनेशन में चैप्टर वाइज मार्क्स अलोकेशन किया हुआ है। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, इसको आप ऐसा ना मान ले कि यही एग्जैक्टली रिपीट होने वाला है, बिकॉज सीए फाइनल में तो कुछ भी ऊपर नीचे बन ही सकता है। और इसमें भी मई 24 में आईसीआई ने ऑफिशियली अपने एमसीक्यूज आउट नहीं किए थे, तो यहां पे जो वेटेज है वो 84 मार्क्स के हिसाब से ही है, क्योंकि 70 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पार्ट था उसमें 14 मार्क्स का ऑप्शन भी आता है, तो उस टर्म्स में दिया हुआ है। बाकी सारे पेपर्स अगर आप देखेंगे तो उसका पार्ट आपका सेम डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा गया है। इसको सिर्फ आप रेफरेंस के लिए लें और ये देखें, ये समझें कि ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर से पूछा ही जा रहा है। तो ये सिर्फ मैं आपके सामने इसीलिए लेके आया हूं कि अगर आप सोच रहे हैं हम कोई चैप्टर स्किप कर दे, छोड़ दे, तो हमारे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रैदर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा ही है। जो यहाँ पे कुछ गैप्स नजर आ रहे हैं, दे आर मोर बिकॉज ऑफ के एमसीक्यू पार्ट। हाँ, थियोरी एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर से पूछा ही जाए। जैसे आप नवंबर 2024 में ही देखोगे, जो लास्ट एग्जाम अभी कंडक्ट हुई थी, तो उसमें इंस्टीट्यूट ने थियोरी थोड़ी कम पूछी थी, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे थे, 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड 1 फ्रॉम चैप्टर नंबर 15। सो ये मार्क्स वाइज एलोकेशन सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, इसको गो थ्रू जरूर करना चाहिए और उसके बेसिस पे एक क्रिस्प प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि आपको कौन से सेगमेंट को किस तरीके से कवर करना है। जब मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूं तो ये देखिए, यहां पे हमने थोड़ा सेगमेंट वाइज चीजों को बांट दिया है। आप कोशिश करें कि जब भी आप रिवीजन प्लान कर रहे हैं तो इसमें आप चैप्टर्स को इन बंच में लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसका रीजन है कि कई बार इंटरकनेक्टेड चीजें भी पूछी जाती है। जैसे कि ऊपर भी आप सेगमेंट में देखोगे, हो सकता है कोई ओपिनियन में हो, सर ये वाला क्वेश्चन तो इस चैप्टर की जगह इस चैप्टर में आता है, बिकॉज कई बार एक ही क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट मर्ज कर दिए जाते हैं, तो दैट इज वेरी मच सब्जेक्टिव। लेकिन अगर हम सेगमेंट की बात करें तो देखिए आपके सामने कुछ 5 सेगमेंट हमने डिवाइड कर दिए हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन सेगमेंट को इसी ऑर्डर में ले, लेकिन जो इंटरनल चैप्टर्स है
इनको जरूर आप इसी तरीके से करें, वो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में बेटर हेल्प करेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेगमेंट नंबर 1 में हमने ले रखा है डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स और IRRM, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। सेगमेंट 2 में बॉन्ड्स, इक्विटी, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। सेगमेंट 3 में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सेगमेंट 4 में एडवांस कैपिटल बजटिंग और IFM, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड सेगमेंट 5 में हमने ले रखा है रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस। थोड़ा हम वेटेज वाइज भी चर्चा कर लेते हैं, और नीचे एक लास्ट सेगमेंट रख रखा है थियोरी का, जिसमें कुछ चैप्टर्स को मार्क डाउन कर दिया है। जब आप प्लान कर रहे हैं तो देखिए कि सेगमेंट नंबर 1 जो है वो आपका हैवी वेट सेगमेंट है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑल्सो, in terms of time allotment also and in terms of weightage in exam also। कभी भी ध्यान रखें कि फॉरेक्स और IRR हम ले रहे हैं तो डेरिवेटिव्स उससे पहले आपको रिवाइज कर ही लेना चाहिए, बिकॉज हेजिंग स्ट्रैटेजीज में बार बार आपको फ्यूचर्स, ऑप्शंस, उनका यूजेज और यूटिलिटी आने ही वाला है, फॉरवर्ड्स का यूटिलिटी आने ही वाला है। तो डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट को एक साथ प्लानिंग करें। उसके बाद आपका आता है सेगमेंट 2, जिसमें बॉन्ड्स और इक्विटी वैसे इंस्टीट्यूट ने एक चैप्टर में दे रखे हैं, लेकिन हमने हमेशा ये देखा ही है कि इनको 2 सेपरेट चैप्टर्स की तरह ही प्लान करना चाहिए। 2 सेपरेट एसेट क्लासेस है ये, एक फिक्स्ड इनकम मतलब बॉन्ड्स, दूसरा इक्विटी। इनफैक्ट इसमें प्रेफरेंस शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स और कन्वर्टिबल्स की भी कुछ कुछ टॉपिक्स है जो इसके साथ में ही कवर अप हो जाते हैं। एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन इज वेरी मच लिंक्ड टू इक्विटी, इसीलिए आप ऊपर भी बाइफर्केशन देखेंगे तो मैंने चैप्टर 5 और 13 को साथ में ही रख दिया है इन टर्म्स ऑफ कवरेज। सो ये आप साथ में ले तो थोड़ा बेटर रहेगा, स्पेशली इक्विटी और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। सेगमेंट 3 में ये इंडिपेंडेंट चैप्टर्स है, इनका आपस में कोई लिंकेज नहीं है, बट वेटेज वाइज ये अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन। सेगमेंट नंबर 4 में आपके आ जाते हैं, अगेन थोड़े कनेक्टेड चैप्टर है, क्योंकि IFM में भी हम NPV ढूंढ रहे हैं, एडवांस कैपिटल बजटिंग में भी हम NPV ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का लिंकेज है, लेकिन IFM में हम थोड़ा सा फॉरेक्स का भी यूजेज जो है वो इसमें करते हैं, तो थोड़ा एप्लीकेबिलिटी इसका आएगा। एंड सेगमेंट नंबर 5 रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस एकदम स्पेसिफिक है, जो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ कुछ प्रोसीजर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो रिस्क मैनेजमेंट में वार का कॉन्सेप्ट हो गया, और हमारे सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर अलग अलग टेस्ट है, जैसे कि रन्स टेस्ट, जैसे कि ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, ठीक है, वो हम लोगों को स्पेसिफिकली एक बार कवर कर ही लेने चाहिए। ये इनमें से कुछ भी लास्ट जो एग्जाम थी उसमें पूछा नहीं गया था, जनरली इंस्टीट्यूट इनमें से कोई एक आधा क्वेश्चन पूछ ही लेती, तो अगेन अपकमिंग एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से ये रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये तो हमने कौन से सेगमेंट और कौन से बंच को किस तरीके से लेना है वो देखा। थोड़ा सा टाइम अलोकेशन भी देख रहे हैं। अज्यूमिंग दैट आपके एग्जाम में अभी 45 डेज बाकी है, तो हमें कितना टाइम देना चाहिए वो अगर हम देखें तो डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स और IRRM ये सब्सटैंशियल वेटेज रखता है, इसको रिलेटिवली आपको हायर एंड पे समय देना है। देखिए एग्जैक्ट हम आवर्स का कभी भी डिस्कशन करेंगे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट अगर हम एक जनरल चर्चा करें, जनरल बात करें, तो डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स और IRRM ये थोड़े हैवी वेट्स वाले पार्ट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इसमें लागू होते हैं, और इसमें वैरायटी भी ढेर सारी है क्वेश्चंस की। ये मैं बीच में एक और आपका डॉक्यूमेंट लेके आ रहा हूं, जिसमें अगर आप देखोगे तो हमने फॉर योर कन्वीनियंस क्या कर दिया है, हर एक चैप्टर में से जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या जो कवरेज करना है उसका एक बार लिंक ले लिया है, और यहां पे हमने पार्ट कर दिया ICI मॉड्यूल सम्स। और आप जो भी रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, पेनॉर्मिक की या कोई और, ठीक है, फिलहाल हम लोग एक जनरल अवेयरनेस फॉर एवरीवन देख रहे हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं कि यहां पे जो क्वेश्चंस आपको टिपिकली कवर करने हो वो मार्क करके रख ले, क्योंकि फिर से बोल रहा हूं AFM में इट इज ऑल्सो अबाउट लुकिंग एट द स्पेसिफिक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अगर आपने एग्जाम के एक दिन पहले नहीं देखा हो तो चांसेस है कि शायद कुछ दिक्कत हो जाए। अगर रन्स टेस्ट आपने एग्जाम के एक दिन पहले नहीं देखा हो तो चांसेस है कि दिक्कत हो जाए। अगर डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे जो रियल ऑप्शंस के वैल्यूएशन के 3 इलस्ट्रेशंस ऐड किए हैं वो अगर आपने नहीं देखे हो
तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ये डॉक्यूमेंट आपको काफी हेल्प करेगा। जैसे एडवांस कैपिटल बजटिंग में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन इन कैपिटल बजटिंग, एनपीवी को प्रोबेबिलिटी के साथ जोड़ देना, वैरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट सीई, सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, सिमुलेशन, डिसीजन ट्री, ईएडी ईएसी अप्रोच, रिप्लेसमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल और एपीवी। इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। अब जब हम कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो हमें इंश्योर करना है कि हमने ये सारे देख लिए। हो सकता है इसमें से कुछ एकदम बेसिक है और आपको डायरेक्टली आते हैं तो आप यहां पे काट दो, और जिसका आपको कोई स्पेसिफिक सम कवर करना है वो सम नंबर आप यहां पे लिख सकते हैं, सो दैट आपको एग्जाम वाले दिन जो हमारे 1.5 से 2 दिन मिलते हैं उसमें दिक्कत ना आए। ये सेम चीज सारे चैप्टर्स में कवर की हुई है। से फॉर एग्जांपल अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो अगेन आपको फ्यूचर्स के अंदर बेसिक्स, मार्जिन के सम्स, फ्यूचर और फॉरवर्ड की वैल्यूएशन और हेजिंग, और ऑप्शन की बात करें तो बेसिक्स जिसमें आ जाता है हमारा कॉल पुट, उसका कब एक्सरसाइज करेंगे कब नहीं करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, वो सारे पार्ट। फिर पुट कॉल पैरिटी आ जाता है, फिर बाइनोमियल मॉडल के तीनों जो हमारी वैरायटीज है वो आ जाती है, ब्लैक स्कोल्स आ जाता है, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन हेजिंग और रियल ऑप्शन जो अगेन इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली ही ऐड किया हुआ है उसको कवर करना होता है। तो आप जब प्लान कर रहे हैं तो आप इन सेगमेंट्स के अंदर ऐसी टॉपिक वाइज लिस्ट बना ले, ये मेरा कहने का मतलब है, सो दैट आपका कवरेज में कुछ छूटेगा नहीं। एंड दिस विल रियली हेल्प यू ऑन द एग्जामिनेशन डे कि कुछ स्किप नहीं हो गया, बिकॉज इस डॉक्यूमेंट में एग्जाम डे वाले दिन भी आपके सारे टॉपिक्स पे टिक होना ही चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगी। जैसे चैप्टर नंबर 4 में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रन टेस्ट और ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, ऐसे 3 ही क्वेश्चन है, और ये अगर एक बार हमने देखे हुए हैं तो हम इजीली इसको अप्रोच कर पाएंगे इन द एग्जामिनेशन, बिकॉज ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। ठीक है, क्योंकि ईमा का कुछ बेसिक फॉर्मूला बनाया हुआ है, ठीक है, और उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोगों को फटाफट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ढूंढ लेना होता है। अगेंस्ट रन टेस्ट में भी हमारे नंबर ऑफ रन्स कितने हैं, कैसे हैं, वो सब लॉजिकल तो है ही, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले हम लोगों को इसको अप्लाई कैसे करना है वो पता होना चाहिए। सो दिस विल रियली हेल्प। आप जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही फॉलो करें, तो आप अपना एक बेस फॉलो करें, लेकिन हर एक चैप्टर वाइज आपके पास इन सेगमेंट में लिस्ट होनी चाहिए टू कवर अप वैरायटी ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब हम थोड़ा डे प्लानिंग की बात करते हैं। तो डे प्लानिंग की बात करें तो डे प्लानिंग में मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस टू स्टार्ट, ऑलवेज द बेस्ट चॉइस, बिकॉज ये इजी चैप्टर है, और अगर हम एफआर का एग्जाम देके जस्ट आए हैं और उसके बाद कवर अप कर रहे हैं तो दिस इज वेरी गुड चॉइस टू स्टार्ट। हालांकि अगर आप सब्जेक्ट के बहुत कंफर्ट जोन में हो तो आप जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है सेगमेंट उसी ऑर्डर में जा सकते हैं इजीली, जिसमें ये जो प्रोसीजर वाले पार्ट है उसको जितना लेट रखेंगे उतना बढ़िया है। तो एक बार चलो वापस क्विक डिस्कशन इस पे ले लेते हैं। डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स और IRRM, ये अगर मैं 1.5 दिन की प्लानिंग की बात कर रहा हूं तो इसको हमें मेरे हिसाब से कम 5 आवर्स का अलोकेशन देना ही पड़ेगा, तो जाके कवरेज पूरा होगा। जैसे IRRM है तो उसमें हम लोगों को इंटरनल टॉपिक सारे पता ही होने चाहिए कि हमने FRA भी कर लिया है, हमने स्वॉप भी कवर कर लिया है, हमने कैप फ्लोर कॉलर भी कवर कर लिया है, हमने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स भी कवर कर लिए हैं। ठीक है, सारी वैरायटी अगर नहीं कवर होगी, अगर ओवरनाइट इंडेक्स स्वॉप में हमने कवर कर लिया लेकिन नॉर्मल स्वॉप नहीं कवर किया तो दिक्कत होगी। इसीलिए इसको आप आराम से 5 घंटे जैसा अलोकेशन दे। ये मैं 1.5 दिन की प्लानिंग के लिए बोल रहा हूं। अगर आप एग्जाम से 45 डेज दूर है और 3 दिन में कवर करने वाले हैं तो इसको लगभग 8 to 9 आवर्स का अलोकेशन आप दे सकते हैं। बॉन्ड्स, इक्विटी और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये अगेन ऐसा सेगमेंट है जिसमें मेरे हिसाब से यू कैन कवर दिस अप इन अ कंबाइंड टाइम ऑफ 3 to 4 आवर्स, इन अ कंबाइंड टाइम ऑफ 3 to 4 आवर्स। म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और M&A, ये तीनों ही वैसे 1.5 घंटे के चैप्टर है, तो अगेन यहां पे भी हमारा 4 to 5 आवर्स जैसा सेगमेंट कवर अप हो जाता है। एडवांस कैपिटल बजटिंग और IFM है, ये हमारा 3 आवर्स जैसा बेसिस दे देता है। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट, वार, सिक्योरिटी एनालिसिस जो सेगमेंट है ये सिर्फ देखना है हमें। दिस कैन इजीली बी डन इन मैक्स 1 आवर। ठीक है, आधा घंटा भी देंगे तो आप चलेगा। ठीक है, इसमें
अगर हम एमसीक्यू की प्लानिंग भी साथ में ही कर रहे हैं और आप एक बार साथ साथ में कवर अप करना चाहते हो तो हर एक चैप्टर में आप आधा आधा घंटा जो है वो और ऐड कर दो, तो ये करीब आपका 6.5 आवर्स जैसा हो जाएगा, ये करीब आपका 5 आवर्स जैसा हो जाएगा, ये करीब आपका 6 आवर्स जैसा हो जाएगा, ये करीब आपका 4 आवर्स जैसा हो जाएगा। ये 1 आवर में इजीली कवर एंड कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक बाइफर्केशन दिया है, मतलब 6 और 5 11 और 6 17 और 4 21 और 1 22। उसके बाद आपका थियोरी पार्ट बन जाता है जिसमें हम लोगों को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 7, चैप्टर 15 ये तो मैंडेटरीली ग्रो थ्रू करना ही है। इसके अलावा डेरिवेटिव्स, M&A, सिक्योरिटी एनालिसिस और पोर्टफोलियो, इसमें से आपको जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं प्रैक्टिकल में उसी से ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो आप आई थिंक वेरी मच इन द जोन होंगे कवर करने के लिए। जैसे डेरिवेटिव से रिसेंटली पूछा हुआ था ग्रीक ऑप्शंस के ऊपर नवंबर 2023 में। M&A में बहुत सारे स्टाइल्स ऑफ मर्जर दिए हुए हैं, ठीक है, या डिफेंसिव टैक्टिक्स दी हुई है, तो वो आपको पूछे जा सकते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल में टेक्निकल पे काफी सारा फोकस हो सकता है। एंड पोर्टफोलियो में हमको मार्कोविट्ज मॉडल या SML या CML इनमें से किसी को भी एक्सप्लेन करने पे कुछ पूछा जा सकता है। सो मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि किस तरह के टॉपिक्स प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन से बन सकते हैं और किस तरह के टॉपिक्स आपके जो है वो थियोरी वाले पार्ट से बन सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के दिमाग में आए कि सर इसके अंदर इंटरनली भी हमें बता दो कि क्या पार्ट होना चाहिए। आई थिंक IRRM में आपको सिर्फ वैरायटी कवर करनी है, ठीक है। वैरायटी कवर हो गई तो आप 1.5 आवर जैसा दे सकते हैं। फॉरेक्स में आपको 3 आवर्स जैसा टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड डेरिवेटिव्स अगेन 2 आवर्स जैसा सेगमेंटिंग आप देंगे तो आपका जो कवरेज है वो इजीली बन जाएगा। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी भी कर सकता है, कोई स्टूडेंट कोई चीज में कंफर्टेबल ज्यादा होगा, कोई चीज में कम होगा, इसलिए मैं पर्सनली आवर्स अलोकेशन थोड़ा कम बिलीव करता हूं। बस आपको जब भी स्टार्ट कर रहे हो कोई चैप्टर तो खाली आपको ये देखना है कि वैरायटी कवर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम लास्ट डे आपको बहुत ज्यादा हैंड प्रैक्टिस शायद नहीं दिमाग में रखना चाहिए, बस आपको फॉर्मेट से एक एक बार सम निकाल लेने हाथ से उतना देखना चाहिए, सो दैट आपको पैटर्न दिमाग में पता होना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट द टाइमिंग पार्ट, ठीक है, दिस वाज अबाउट द वेटेज पार्ट। एंड ये एक और सेगमेंट अगर हम बात करें तो टॉपिक वाइज हमारा इंडेक्स जो है ये कवरेज हो गया है। अगर जैसे कि देखियो चैप्टर 11 की और बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको आ रहा है फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, इंडियन कंपनी फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है, इशू ऑफ GDR ADR, यही वैरायटी है। तो अगर आपने वो गो थ्रू कर लिया है तो बन जाएगा, ठीक है। इसमें अब MCQ और रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चंस, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको कैसे हमें वर्क करना है वो अगर हम समझे तो इस MCQ में कुछ नया अलग से कभी नहीं क्रिएट होगा। ये आई थिंक हमने क्लास में भी बार बार बोला है, लेकिन आप चाहें तो बेसिकली MCQ की प्रैक्टिस ढेर सारी कर सकते हैं फॉर टाइम मैनेजमेंट। एक फैक्टर जो हमने बार बार बोला है, फिर से बोलूंगा कि MCQ में पहले हम लोगों को कॉमन डिटेल नहीं क्या क्वेश्चन पूछा है वो पढ़ना है, उसके बेसिस पे फिर हम लोगों को मेन पार्ट जो है वो रीड करना है। यू हैव टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन रीडिंग फर्स्ट, देन यू हैव टू गो टू द पैराग्राफ। दिस विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन MCQ सॉल्विंग। ICI ने रिसेंटली एक केस बेस्ड सिनेरियो की AFM के लिए भी बुकलेट इशू की है, वो आपने अभी तक गो थ्रू कर ही ली होगी, अगर नहीं की है तो उसको जरूर गो थ्रू करना है, आपको एक मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, मेरी समझ में थियोरी के ऊपर MCQ क्रिएट हो सकता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। जैसे चैप्टर 7 सिक्योरिटाइजेशन में ICI ने ऐसा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगेन बॉन्ड से रिलेटेड भी YTM में एप्लीकेशन है कि हमारा जो अपवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व होता है, फ्लैट यील्ड कर्व होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग यील्ड कर्व है, उससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट करके पूछा जा सकता है। या फिर जो हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस वाला चैप्टर है उसमें हमको फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो है, ठीक है, उसके ऊपर अगेन आपको पूछा जा सकता है। एफिशिएंसी के ऊपर के वीक फॉर्म एफिशिएंसी है, सेमी स्ट्रांग है, स्ट्रांग फॉर्म है, उसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आप जब ये सुन रहे हैं अभी तो नोट डाउन करते रहे इन चीजों को कि थियोरी से एप्लीकेशन बेस्ड वाला पार्ट भी कवर करना है। तो फॉर MCQ आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा थियोरी से एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन। फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आई थिंक
कि अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली कवरेज कर रखा है ऑफ ऑल द चैप्टर्स, उसी के ऊपर ही सम बनेगा, कोई नॉर्मल क्वेश्चन को ही एमसीक्यू में क्रिएट किया जाएगा, तो उसका इतना लोड या टेंशन मत ले, ठीक है। वो आपको हेल्प ही करेगा, आपके लॉजिक जो है वो आपको हेल्प ही करेंगे टू सॉल्व एमसीक्यूज। रिवर्स वर्किंग क्वेश्चंस नवंबर 24, ठीक है, ये एक प्रेसिडेंट सेट किया इंस्टीट्यूट ने कि बहुत सारे क्वेश्चंस, जिसमें कुछ में थोड़ी सी गड़बड़ भी थी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस रिवर्स वर्किंग के पूछे गए हमारी एग्जामिनेशन में। हमारे हिसाब से तो तैयार रहना ही चाहिए, यही तो मजा है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, क्योंकि अगर मॉड्यूल के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए तो फिर कैसे वो एक चेक होगा कि क्या हम रेडी हैं फ्यूचर में कंसल्टेंसी के लिए या नहीं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगेन मुझे लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से एप्लीकेशन पता होना चाहिए, और जैसे एफआरए एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है कि एफआरए में आंसर दे दिया और रेट पूछ ली, ऐसा बहुत जगह पूछा जा सकता है। जैसे डेरिवेटिव्स में सेम हो सकता है कि हम लोगों को फाइनल प्रॉफिट पूछ लिया और फिर स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस में से दोनों, एक्सरसाइज प्राइस या मार्केट प्राइस में से कोई एक पूछ लिया। सेम फॉरेक्स में हो सकता है कि हमें फाइनली हेजिंग करने के बाद कितना लॉस हुआ वो देख लिया, तो किस रेट में हम एंटर हुए थे वो हो गया। तो आप खुद ही सोचोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्या सिनेरियो जो है वो उस सीन में बन सकते हैं। सो ये अबाउट एमसीक्यू एंड रिवर्स वर्किंग के ऊपर का पार्ट हुआ। एग्जाम जिस दिन है उस दिन सुबह सुबह आपको फिर से ये इन सेगमेंट में मैंने वो टाइम को नहीं कवर अप किया है, तो अगर आप देखें तो थियोरी आपको एक बार क्विकली गो थ्रू करनी है, बिकॉज अगर थोड़ा हटके लटके झटके वाला पेपर आया तो थियोरी विल बी आवर सेवियर। तो जरूर से ध्यान में रखें 1, 2, 7 और 15 को देखना है। इसी सेम डॉक्यूमेंट के नीचे हमने एक थोड़ा सा कंपाइलर बनाया है, मिनी कंपाइलर टाइप, अबाउट रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस एंड एमटीपी क्वेश्चंस एंड आरटीपी क्वेश्चंस ऑफ लास्ट फ्यू एग्जाम्स, जिसके आंसर्स भी है। तो आप चाहें तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द रिवीजन पार्ट। लगभग ये सारे टॉपिक्स आपके इसके अंदर कवर हो ही जाएंगे। प्लीज ऐसा दिमाग ना लगाएं कि जैसे नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो तो लास्ट टाइम पूछ लिया है तो इस बार क्या ही पूछेंगे। हमारे हिसाब से एक बार आपको पूरा ही कवरेज करके ही जाना चाहिए, एंड दिस डॉक्यूमेंट शैल हेल्प यू आउट फॉर टिकिंग आउट थिंग्स के हाँ ये वाले चैप्टर में हमारा ये पार्ट हो चुका है। सो दिस इज आवर जनरल अवेयरनेस पार्ट ऑन एएफएम रिवीजन पार्ट, ठीक है। हो सकता है कोई अभी एग्जाम के 3 महीने दूर है तो उसी को यही पूरा सब्जेक्ट लगभग 6 से 7 दिन में कवर करना है। कोई एग्जाम से 45 डेज दूर है तो उसको लगभग यही सब्जेक्ट जो है वो 3 डेज 2.5 3 डेज में कवर करना, और एग्जाम वाले दिन तो ऑफकोर्स 1.5 से 2 दिन में कवर करना ही है। सो आप ये जो आवर्स का पार्ट है ये हम लोगों को अभी एग्जामिनेशन डे के हिसाब से दिया हुआ है। आप इसमें थोड़ा पार्ट ऐड कर देंगे तो 45 और आपका 90 डेज का भी स्ट्रैटेजी जो है वो इजीली बन जाएगा। बट फिर से रिपीट करूंगा, 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, हम लोगों को सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं। वैरायटी से याद आया, May 25 की मॉड्यूल में एक एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन चैप्टर 1 में इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है, इसको जरूर गो थ्रू कर ले, ठीक है। रिसेंटली एडेड है तो चांसेस है, पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है आईसीआई का, बस खाली अभी यहां पे ऐड किया है। पुरानी कंपाइलेशन में भी ये था ही, तो उसको एक बार गो थ्रू जरूर कर ले, ठीक है। और मैं रिपीट कर रहा था वापस, फर्स्ट, सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं, ठीक है। सेकंड, लॉजिक्स पे भरपूर ध्यान देना है। फॉर्मूला चार्ट, फॉर्मूला शीट अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। एग्जाम के मॉर्निंग में उसको वापस एफिशिएंटली इफेक्टिवली गो थ्रू करे ही करे। 3, थियोरी को आप लाइटली ना ले, एक बार एग्जाम वाले दिन के लिए भी ना छोड़े, अभी पहले ही एक बार तो एटलीस्ट आपको थियोरी गो थ्रू कवर करनी ही है, ठीक है। एंड 4, एमसीक्यू और रिवर्स वर्किंग का अलग से बहुत ज्यादा लोड नहीं ले। आईसीआई ने एमसीक्यू के लिए अभी रिसेंटली मटेरियल ऐड किया है, उसको आप गो थ्रू करेंगे तो आपको एक रफ अंदाजा आ जाएगा किस रेंज में क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं, वो पार्ट रखे। ऑल्सो फॉर द एग्जामिनेशन 3 आवर्स, ऐसा कई बार देखा है कि कोई ना कोई सम में कुछ गड़बड़ रही जाती है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज है सब्जेक्ट में, तो इसीलिए एग्जाम के अंदर
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें तो कुछ मिसिंग है या ये ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था, आप अपना अजम्पशन प्रॉपर रखें लेकिन अटेम्प्ट करके आए। बहुत इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करेंगे तो फिर भी चांसेस है कि हमने प्रोसीजर सही फॉलो किया तो मार्क्स जो है वो हमें मिलेंगे, पर अगर हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ स्कोरिंग मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। इसीलिए भी थियरी आपका सेवियर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में गड़बड़ निकले, आपको ऐसा लग रहा है, तो थ्योरी आपका सेवियर बन सकता है उस केस में। सो ये एक जनरल अवेयरनेस दी हमने एएफएम के बारे में, अबाउट रीसेंट वेटेज, अबाउट सेगमेंटेशन एंड किस बंच में आपको कैसे कवर करना है, एंड अबाउट टॉपिक वाइज आपका कवरेज फ्रॉम एवरी चैप्टर टू हेल्प यू आउट इन दी एग्जामिनेशन पार्ट। मेरे हिसाब से अगर आप इतना कवर करते हैं तो ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो 90 प्लस क्रॉस करते हैं। आपको भी उतना ही टारगेट रखना है, ये मन में हमें दृढ़ निश्चय बना लेना चाहिए। आई थिंक कमिट कर देना चाहिए, ठीक है, और कमिट करके कहीं ना कहीं लिख देना चाहिए जहां पे आपको उचित लगे। चाहे एएफएम की बुक के ऊपर लिख दो, चाहे आप रेफरेंस बुक के ऊपर लिख दो, चाहे आप यहां पे कमेंट कर दो कि आई विल ट्राई माय बेस्ट टू स्कोर 70 प्लस एटलीस्ट इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। और हमें टारगेट तो बहुत बड़ा ही रखना चाहिए, बट मिनिमम 70 प्लस का टारगेट डेफिनेटली हमें कवर करना है। और बाई चांस एग्जाम में आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, पेपर अलग आ गया, तो ध्यान रहे वो पूरे इंडिया के लिए होगा। ये सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई होता है सीए फाइनल के, तो पेपर डिफिकल्ट है तो पूरे इंडिया के लिए होगा। आपको अपना बेस्ट देना है, वहां पे टिके रहना है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि नहीं करना है, और जितना समझ में आए जो आ रहा है आपको उसको अप्लाई करके लिखना है। अगर आप इतना करते हो यू विल डेफिनेटली बी विक्टोरियस। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। याद रहे अबाउट द कमिटमेंट, कहीं ना कहीं जरूर ये कमिटमेंट कर दे सो दैट वी कैन टर्न आउट विक्टोरियस। थैंक यू वेरी मच।